कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत बेहतर होंगे, है ना। तो पॉलिटी की लगभग चीजें हम लोग बहुत क्रम से करते हुए चल रहे थे और पॉलिटी को अब हम लोग लगभग आधा कर चुके हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमने ठीक से कर लिया है। बहुत जल्दी हम लोग पीवाईक्यू सेशन पर बात करेंगे और पीवाईक्यू आपको एक बहुत जबरदस्त दिशा देगी। पॉलिटी सिर्फ ऐसे या कोई भी सब्जेक्ट सिर्फ ऐसे पढ़ते रहेंगे तो एक सर्टेन डायरेक्शन ही निर्धारित हो पाता है कि पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ना। लेकिन हम बहुत जल्द इसको भी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग मूल टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक था संसदीय कार्यवाही या संसद की कार्यवाही। तो संसद की कार्यवाही में हम लोग प्रस्ताव को पढ़ चुके थे, विधेयक को पढ़ चुके थे। अब उसी में थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको समझते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं दल बदल विरोधी अधिनियम। ठीक है, तो दल बदल विरोधी अधिनियम क्या है, ये इसके पीछे की एक छोटी सी पृष्ठभूमि समझते हैं। क्या होता है कि जब भी कोई दल का, किसी पार्टी का कोई सांसद अपनी सदस्यता छोड़ करके या उस पार्टी को छोड़ करके, सदस्यता नहीं छोड़ करके, पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में जाता है, तो ये परिस्थितियां सरकार को गिरा सकती हैं। जैसे मान लेते हैं कि भाजपा एक पार्टी, अगर अब भाजपा के बहुत सारे सदस्य भाजपा के दल को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं चुनाव जीतने के बाद, हालांकि उन सबकी प्रोसेस है वही आज बात करनी है, तो सरकार गिर जाएगी। अगर अब सरकार गिर जाएगी तो फिर से गठबंधन नहीं हुआ, अगर और लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तो फिर से सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी तो फिर से वापस से चुनाव कराना पड़ेगा। और अगर वापस से चुनाव कराना पड़ेगा तो आपको मालूम है कि कितना ज्यादा खर्चा आता है इस मामले में। तो इसी वजह से एक कानून लाया गया है जिसे कहते हैं दल बदल विरोधी अधिनियम। ठीक है, आज हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा राघव चड्ढा ने अपने कुछ सांसदों को लेकर, अपने साथ कुछ सांसदों को लेकर के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए, है ना। तो वो भी पॉइंट हम समझेंगे कि आखिर उन्होंने दल बदल किया तो उन पर ये एक्ट काम कैसे नहीं किया। ठीक है, क्योंकि उनके अपने सब कुछ रूल थे, उसी रूल के अकॉर्डिंग सारे काम हुए। फिलहाल देखते हैं हम लोग दल बदल विरोधी अधिनियम। विरोधी अधिनियम, तो दल बदल विरोधी अधिनियम का कहानी क्या है, आ जाओ देखते हैं, समझते हैं। तो दल बदल विरोधी अधिनियम ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, या पहले से था भी नहीं। ये 10th शेड्यूल में जोड़ी गई थी, यानी 10वीं अनुसूची में ये इसके बारे में लिखा गया है। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, आपको किसी को आइडिया? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 1985 में। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन जब 1985 का किया गया तो उसी के जरिए जोड़ा गया 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का पूरा प्रावधान लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये जो है, अच्छा, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक बार किया गया दल बदल विरोधी अधिनियम में, और वो अमेंडमेंट किया गया है 91वें संविधान संशोधन में, और जो कि हुआ था 2003 में। ठीक है, तो 2003 में दल बदल विरोधी अधिनियम में एक अमेंडमेंट भी हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे फैक्ट्स ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि दल बदल विरोधी अधिनियम जो है, इस अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो दल बदल विरोधी अधिनियम की विशेषताओं को समझना हमें। विशेषताएं, क्या आपको पूरा प्रॉपर दिख रहा है? ठीक है, चलिए देखते हैं, विशेषताओं को देखते हैं। तो दल बदल विरोधी अधिनियम की जो विशेषता है, पहली विशेषता ये, अच्छा, इसकी विशेषता किस परिप्रेक्ष्य में है उसको जरा समझिए। अगर एमपी या एमएलए, है ना, आप समझ पा रहे होंगे कि ये लोग किसके मेंबर होंगे। ये अपनी सदस्यता सदस्यता इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, समाप्त होगी यदि यदि ये कुछ चीजें ये लोग करते हैं। एमपी हो, एमएलए हो, इनकी सदस्यता कब समाप्त होगी, अगर ये कुछ जो मैं बताने जा रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स अगर ये लोग करते हैं या इनके थ्रू होती है तो। जैसे पहली चीज कि अगर जिस पार्टी से या जिस पार्टी की टिकट पर वह निर्वाचित हुआ हो, उस दल से
निर्वाचित हुआ है उस दल से या उस दल को त्याग पत्र दे दे, दल को त्याग पत्र दे दे या देने पर। ठीक है, तो साफ साफ क्या कहा जा रहा भैया कि अगर एमपी हो एमएलए हो, ये जिस पार्टी से या जिस पार्टी ने इनको टिकट दिया है, अगर उस टिकट पे ये निर्वाचित हो चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, और चुनाव जीतने के बाद वो उसी पार्टी को त्यागपत्र दे देते हैं जिस पार्टी ने इनको टिकट दिया था, तो इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पहला टर्म आपको समझ में है। ठीक है, कि अगर एक पार्टी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं जैसे आम आदमी पार्टी ही है ना, आम आदमी पार्टी है। अब आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा। अब अगर राघव चड्ढा जी ने अकेले, सिर्फ अकेले, अब उसी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी की टिकट पर, अब अगर वो उसी पार्टी को इस्तीफा दे दें कि भैया हम आपके पार्टी का या आपके दल का सदस्य नहीं रहना चाहते हैं, तो उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। स्पष्ट हुआ, पहला टर्म समझ में है। दूसरा टर्म कि अगर दल कोई निर्देश दे, ठीक है, दल कोई निर्देश दे, निर्देश किस मामले में दे सकता है? निर्देश जैसे वोटिंग के मामले में दे सकता है कि देखो भाई ये दल है, अब ये दल एक प्रस्ताव पारित कराना चाह रही है, तो उसने अपने सभी सांसदों को कहा हुआ है देखो भैया ये इसके निर्देश हैं, आपको ऐसे से इस पे इसके पक्ष में वोटिंग करनी है। तो अगर दल कोई निर्देश दे और एमपी या एमएलए है ना इस निर्देश के विरुद्ध मतदान कर दे, निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करे, सदन में मतदान करे, तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगली चीज, अच्छा ये जो होता है ना कि जो सदन ये जो निर्देश देने का काम करता है ना, इनको व्हिप बोलते हैं। ठीक है, व्हिप बोलते हैं इनको। व्हिप जो होता है ये एक अधिकारी होता है, ठीक है, जो दल के निर्देशों को मैनेज करने का काम करता है, उसे व्हिप बोलते हैं, WHIP बोलेंगे उसको। ठीक है, व्हिप बोलते हैं उसको। तो दल के अगर कुछ निर्देश हैं अपने और वो निर्देश के खिलाफ अगर आप सदन में मतदान कर देते हैं तो भी आपकी जो सदस्यता होगी ये समाप्त हो जाएगी। तीसरी चीज कि दल के निर्देश देने के बाद भी अगर सदन में उपस्थित ना हो तथा मतदान ना करें, तो भी आपकी जो सदस्यता है ये समाप्त हो जाएगी। कि आपको दल ने निर्देश दिया हुआ कि सदन में आपको उपस्थित होना है, आपको सदन में मतदान करना है, लेकिन आपने क्या किया, ना तो उपस्थित हुए और उपस्थित नहीं हुए तो मतदान भी नहीं करेंगे। इसका मतलब आप निर्देशों के खिलाफ जाकर के सारा काम कर रहे हैं, तो भी आपकी जो सदस्यता है ये सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगले पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कि अगर कोई निर्दलीय विजेता हो, ठीक है, अगर कोई निर्दलीय विजेता हो या निर्दलीय अगर कोई निर्वाचित हुआ सदस्य हो, निर्वाचित सदस्य है, और अगर ये सदस्य चुनाव जीतने के बाद, ठीक है, चुनाव ऑफकोर्स निर्वाचित हो चुका है तो इसका मतलब चुनाव जीत चुका है, चुनाव जीतने के बाद अगर वह किसी दल की सदस्यता ले लेता है, दल की सदस्यता ग्रहण करे, तो भी उसकी जिस भी चीज के लिए वो निर्वाचित हुआ है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत अच्छी कानून है ये सर। इससे क्या होता है ना, सरकार में अस्थायित्व बना रहता है, सरकार अस्थायी रहती है। नहीं तो पैसों के लालच में ये सारी चीजें इतनी हेरफेर होने लगेंगी कि सरकारें बार बार गिरने लग सकती है ना। इसलिए कानून बहुत अच्छा है। पांचवी बात ध्यान रखेंगे, अगर कोई मनोनीत सदस्य है, आपको मनोनीत सदस्य की कहानी मालूम है ना, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की कहानी थी मनोनीत करने की, है ना, वो तो फिलहाल समाप्त हो गई है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए वो समाप्त हुआ है, कमेंट कर देना भैया। आगे देखना, तो जैसे राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता, तो अगर ऐसे कोई सदस्य हैं और अगर ये मनोनीत सदस्य
अगर 6 महीने के बाद दल बदल कर लें, ठीक है, मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद दल को बदल दें, मतलब एक पार्टी में थे और किसी दल में थे, वहां से उनको मनोनीत किया गया, अब 6 महीने बाद वो अपना दल बदल दिए, तो अगर वो दल बदल देंगे तो क्या वो मनोनीत सदस्य रह जाएंगे? नहीं, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और देखते हैं छठा पॉइंट कि अगर, अच्छा एक चीज और देखेंगे, ये जो एक्ट है ना, ये जो नियम है, ये एक्ट किस पर लागू नहीं होता है? तो ध्यान रखेंगे ये एक्ट स्पीकर पर, किस पर? स्पीकर पर और सभापति पर लागू नहीं होगा, सभापति पर लागू नहीं होगा। ठीक है, बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज का कि यानी कह सकते हैं कि दल बदल विरोधी अधिनियम के अपवाद कौन है? तो दल बदल विरोधी अधिनियम के 2 अपवाद हैं, पहले है स्पीकर, दूसरा है सभापति। इन पर ये एक्ट काम नहीं करता है, स्पष्ट हुआ? चलो देखो 7वां पॉइंट देखते हैं कि इस एक्ट पर निर्णय कौन लेगा? इस एक्ट पर निर्णय लेने का पावर किसके पास है? तो इस एक्ट पर निर्णय लेने का जो पावर है ये है स्पीकर के पास में। किसके पास में? स्पीकर के पास में। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे, अच्छा स्पीकर और सभापति दोनों के पास में होता है वो, तो निर्णय लेने का जो पावर होता है वो स्पीकर और सभापति के पास में होता है। ठीक है, लेकिन वे दल के अध्यक्ष के सिफारिश पर निर्णय करेंगे, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि किसी पार्टी का जो अध्यक्ष है, जो मतलब जैसे कोई पार्टी है तो उस पार्टी का अपना एक हेड होगा ना, तो जो पार्टी या दल होती है उस दल का जो अध्यक्ष होता है, इसी अध्यक्ष के सिफारिश पर, इसी अध्यक्ष की सिफारिश पर ये निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, जो निर्णय लेंगे इस एक्ट के लिए स्पीकर और सभापति, वो किसके सिफारिश पर लेंगे? जिस दल से संबंधित ये मामला रहेगा उस दल का जो अध्यक्ष रहेगा उस अध्यक्ष की सिफारिश पर। चीजें स्पष्ट हुई? कंफ्यूजन में नहीं है कुछ भी? ठीक है, ठीक। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मान लेते हैं कि कोई भी कहानी इनमें से हुई, इनमें से कुछ भी हुआ, और अब अध्यक्ष 15 दिनों के भीतर माफीनामा दे दे। जो भी इनमें से कुछ भी अगर किसी सदस्य ने किया, अब वो अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, उसको 15 दिनों के भीतर उसको माफीनामा दे दे, 15 दिनों के भीतर माफीनामा दे दे, माफीनामा दे दे, तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ये भी एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखेंगे कि अगर अध्यक्ष 15 दिनों के भीतर माफीनामा दे देंगे, जो भी इनमें से कोई सदस्य अगर कुछ भी पॉइंट्स किया हुआ है तो माफीनामा दे देने के बाद में फिर उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, सदस्यता बनी रहेगी। ठीक है, 8वां पॉइंट देखें, 8वें पॉइंट में ध्यान रखेंगे कि अध्यक्ष का यहां जो निर्णय होगा ना, अध्यक्ष का जो निर्णय होगा, अध्यक्ष का जो निर्णय है, इस निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, अध्यक्ष के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और ये अध्यक्ष के निर्णयों का न्यायिक पुनरावलोकन ये कहां से होगा? तो एक केस आया था 1992 में, 1992 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिसे कहते हैं हम लोग किहोटो होलोइंग केस, है ना, इसको कहते हैं किहोटो होलोइंग केस, किहोटो होलोइंग केस। इसी केस से अध्यक्ष के निर्णय के न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही गई। ठीक है, तो ये समझ पाए आप। एक चीज और छोटा सा इसमें एक टर्म समझ लेंगे, ये जो अमेंडमेंट हुआ था 91वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि जैसे इसके जरिए पहले क्या था ना कि अगर टूट का जैसे मतलब टूट और विलय की जो स्थिति है वो भी इसमें थी कि अगर एक पार्टी के कुछ लोग तो अपने आप को तोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, तो ये जो चीजें थी वो भी इसी में थी कि ये दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत ही मानी जाएंगी। लेकिन 91वें संविधान संशोधन के जरिए क्या किया गया कि जो टूट का प्रावधान है, टूट का प्रावधान, इस टूट के प्रावधान को रद्द कर दिया गया। ठीक है, इसको मतलब टूट के प्रावधान को दल बदल अधिनियम के खिलाफ नहीं माना गया, उससे इसको बाहर कर दिया गया। लेकिन
जो विलय है कि एक पार्टी मतलब कुछ लोग दूसरे में विलय हो जाएंगे, विलय को अभी भी इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो विलय वाली चीजें अभी भी दल बदल विरोधी अधिनियम में है। ठीक है, लेकिन ये जो टूट का प्रावधान है इसको रद्द कर दिया गया। ठीक, मेरे हिसाब से आई थिंक कि विलय जो है इसको ये अपवाद कर दिया गया, ये अपवाद है। हाँ, विलय अपवाद है, दल बदल विरोधी अधिनियम का अपवाद क्या है, विलय है। टूट प्रावधान को रद्द कर दिया गया 91वें संविधान संशोधन के जरिए। ठीक है, तो ये है दल बदल विरोधी अधिनियम। इतनी चीजें आप ध्यान रख पाएंगे, है ना। अब इसके बाद संसद के विशेषाधिकार देखते हैं। नीचे तक दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? चलो कोई बात नहीं। देखिए, अब हमें थोड़ा सा संसद के विशेषाधिकार को समझना है कि संसद के पास क्या क्या विशेष अधिकार मिले हैं। देखते हैं। संसद के विशेषाधिकार, तो संसद के विशेषाधिकार ये कहा मेंशन किया गया है, इसकी सारी बातें। तो संसद का जो विशेषाधिकार है ये आर्टिकल 105 में है। और ये ध्यान रखेंगे कि संसद के विशेषाधिकार की जो बातें ये ब्रिटिश परंपरा से ली गई है, ब्रिटिश परंपरा से ली गई है। ठीक है, तो ये बातें हम ध्यान रखेंगे। संसद के विशेषाधिकार आर्टिकल 105 में है और ब्रिटिश परंपरा के तहत है ये चीजें। देखिए, जो संसद के पास विशेषाधिकार है ना, इसको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। कौन से दो वर्ग हैं? तो इसको हम बांट सकते हैं कि एक तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार और दूसरा सामूहिक विशेषाधिकार। यानी कि संसद के पास जो विशेष का अधिकार है, जो स्पेशल अधिकार है, राइट्स हैं, वो एक तो व्यक्तिगत रूप में कैसे हैं और पूरे समूह जैसे सदन के पूरे समूह के प्रति कैसे हैं, है ना। तो एक को कहते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार और दूसरे को बोलते हैं सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार, एक एक को समझते हैं। व्यक्तिगत विशेषाधिकार किसको प्राप्त है? तो हर एक सांसद को प्राप्त है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार प्रत्येक सांसद को प्राप्त है, यानी कहेंगे प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्राप्त है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? तो इसमें देखिए, आर्टिकल 105 कहता है, 105 कहता है कि जो सांसद है यानी एमपी है, एमपी को सदन में विचार और अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता है। सदन में विचार एवं अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, असीमित स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 105 क्या कहता है? ये एमपी के विशेषाधिकार है, यानी किसी सांसद को जो स्पेशल राइट्स मिले हुए वो हैं। तो सदन में विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये असीमित है ना। ऐसा क्यों है? असीमित होने के पीछे का तर्क ये है ताकि जन कल्याण के लिए या अपने लोकतंत्र के पक्ष को बहुत मजबूती से पेश करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए इनका होना आवश्यक था, है ना। तो इसलिए जो सदन में एमपी का ये पावर है इस विचार एवं अभिव्यक्ति की, वो असीमित रखी गई है। ठीक है, ताकि एमपी सदन में अपने क्षेत्र के समस्याओं पर एकदम खुल करके बात कर सके, अपनी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बहुत गंभीरता से खुल करके हर बिंदु पर चर्चा कर सके, इसके लिए अधिकार मिले हुए। लेकिन अगर आप लोग कभी संसद की कार्यवाही देखते होंगे तो उसमें आप लोग कुछ इसके अगेंस्ट जाते हुए दिखाई देंगे कि भाई जो असीमित स्वतंत्रता मिली हुई है उस असीमित स्वतंत्रता का प्रयोग करना था ताकि
हम बहुत बेहतर कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें, लेकिन उसके अगेंस्ट आप इसका प्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज कि संसद के भीतर या सदन के भीतर अगर एमपी ने सदन के भीतर कोई बात कह दी, कुछ भी कह दिया, सदन के भीतर कही गई बात के लिए एमपी को न्यायालय में नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, के लिए न्यायालय में नहीं भेजा जाएगा या न्यायालय में उसका रिव्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर एमपी ने सदन में कुछ भी बात कह दी है तो उसके लिए उसको न्यायालय में नहीं प्रस्तुत किया जाएगा या न्यायालय में उसका पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। बात समझ में? ठीक है, अब एक चीज और कि अब यहाँ असीमित दिखाई दे रहा हम लोग को कि असीमित स्वतंत्रता है। अब यहाँ ये भी कहा गया है कि सदन के भीतर कही गई बात के लिए उसको न्यायालय भी नहीं भेजा जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी पर क्वेश्चन मार्क उठा सके। अब यहाँ इसीलिए इसका एक एब्स्ट्रैक्शन समझेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, इसके आचरण पर कोई भी सांसद टिप्पणी तब तक नहीं कर सकता जब तक कि जज को हटाने का प्रावधान तब तक नहीं कर सकता जब तक कि जज को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन न हो। यानी अगर जज को हटाने का प्रस्ताव आया है तो ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आचरण पर कोई सांसद टिप्पणी कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। अन्यथा करने पर उसको संसद की अवमानना मानी जाएगी। अभी संसद की अवमानना पर भी हम बात करेंगे। तो ये कहता है आर्टिकल 105। ठीक है, और कुछ चीजें समझते हैं कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार में एमपी को क्या क्या पावर मिला हुआ है। देखो, एमपी के कुछ अपने और भी पावर है। देखो, कुछ और भी विशेषाधिकार इनको मिलेगा। पहली चीज कि इनको मतदान की स्वतंत्रता है। और मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ये मतदान कर सकते हैं। और अगर ये मतदान कुछ भी कर दिए तो इनको उस मतदान के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि एमपी को अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करने की स्वतंत्रता मिली है। और अगर एमपी ने अपनी इच्छा से कोई मतदान कर दिया है तो उस बात के लिए न्यायालय में सांसद को, एमपी को कोई मतलब उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उसका उत्तरदायित्व उस पर नहीं थोपा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि एमपी को सत्र अगर चल रहा है तो सत्र के दौरान सांसद को गवाही के लिए नहीं बुलाया जा सकता, है ना। और दूसरी चीज कि अगर सत्र की समाप्ति के 40 दिन बाद और 40 दिन पहले, जैसे ये सत्र है, कोई सत्र चल रहा है तो सत्र की समाप्ति के 40 दिन बाद और सत्र की समाप्ति के 40 दिन पहले, इस बीच में कभी भी दीवानी मामलों में एमपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, एमपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नीचे दिख रहा है? ठीक है, तो सत्र के 40 दिन पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद कि कभी भी किसी एमपी को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं कर सकता है कोई। ठीक है, तो ये है किसी एमपी के विशेषाधिकार। अब इसके बाद देखते हैं कि सामूहिक विशेषाधिकार किसको प्राप्त है। तो सामूहिक विशेषाधिकार किसको प्राप्त है? सदन को प्राप्त है। सामूहिक विशेषाधिकार सदन को प्राप्त है। जैसे यहाँ पे एमपी को प्राप्त था, ऐसे ही सामूहिक विशेषाधिकार सदन को प्राप्त है। अब सामूहिक विशेषाधिकार की क्या बातें हैं देखते हैं। देखो, सामूहिक विशेषाधिकार में सदन को ये पावर है कि किसी भी व्यक्ति को
व्यक्ति को वह सदन से बाहर कर सकता है, सदन से बाहर कर सकता है। ठीक है, यानी सदन के पास ये पावर है कि अगर कोई भी व्यक्ति सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है या सदन की कार्यवाही की अवमानना कर रहा है, तो सदन को ये पावर है कि उस व्यक्ति को वो सदन से बाहर कर दे। स्पष्ट हो? ठीक, लेकिन लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, किसी भी व्यक्ति का एक अपवाद है और वो अपवाद होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी किस आर्टिकल में पढ़े हैं आप सब बताएंगे कमेंट में? एक भी कमेंट नहीं आता है तुम लोगों का। चलो देखो, तो किसी भी व्यक्ति को बाहर कर सकते हैं, लेकिन क्या महान्यायवादी को बाहर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सामूहिक विशेषाधिकार हो गए। अगली चीज समझेंगे कि संसद की जो कार्यवाही होती है, संसद की जो कार्यवाही होती है, इस कार्यवाही को अगर कोई प्रकाशित कर रहा है तो इसके प्रकाशित करने पर रोक लगा सकती है आपकी सदन। ये हो गई इसकी सामूहिक विशेषाधिकार। समझ में आया? ठीक है, कि संसद की कार्यवाही को प्रकाशित होने से रोक सकती है कि भैया हम नहीं चाहते आप हमारी सदन की कोई कार्यवाही को प्रकाशित करें। ठीक है, और अगली चीज कि इसमें सदन जो है या संसद जो है, अगर संसद की अवमानना की जाती हो, संसद की अवमानना, तो संसद की अवमानना पर सदन दंड देने का प्रावधान भी रखता है। ठीक है, यानी दंड भी दे सकता है। तो ये सामूहिक विशेषाधिकार है। अब थोड़ा सा हम संसद की अवमानना को समझ लेते हैं कि क्या दंड हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। ऐसे ही समझ लेते हैं। संसद की अवमानना का मतलब हो गया ऐसे कृत्य जो संसद की गरिमा को कम करते हैं। ठीक है, संसद की अवमानना का क्या मतलब हो गया? ऐसे कृत्य जो संसद की गरिमा को कम करते हैं, है ना? जो संसद की गरिमा को कम करते हैं, ऐसे कृत्यों को कहा जाता है संसद की अवमानना। और संसद की अवमानना में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये पूरा कंसेप्ट संविधान में नहीं है, संसद की अवमानना, और तो संविधान विषय में ही रहे हैं, पर ये संविधान में नहीं लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, ब्रिटिश परंपरा के तहत ये चीजें। ठीक है, जैसे अब संसद की गरिमा कैसे कम हो सकती है? जैसे अगर कोई मंत्री है तो मंत्री सदन के पटल पर कोई मिथ्या भाषण दे दे, झूठा भाषण दे दे, है ना? तो मिथ्या भाषण भी क्या माना जाएगा? संसद की अवमानना मानी जाएगी। ठीक, कि भैया कोई मंत्री जी थे, वो मंत्री जी झूठ का भाषण दे देंगे तो ये माना जाएगा। अगर संसद की कार्यवाही है, इस कार्यवाही में किसी भी तरीके से कोई बाधा डाले तो क्या माना जाएगा? संसद की कार्यवाही में बाधा डालने को भी संसद की अवमानना मानी जाएगी। और इसके साथ साथ अगर जैसे अभी यहाँ कहा गया है कि संसद की कार्यवाही को प्रकाशित करने से रोक सकती है सदन, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रोक दे तो भी वो संसद की अवमानना मानी जाती है। और संसद की अवमानना पे दो प्रकार के दंड का प्रावधान है। एक तो धिक्कार, धिक दंड, है ना? इसको बोलते हैं धिक दंड, माने धिक्कार करने का मतलब बाहर करने का, सीधा सीधा समझ सकते हैं। और दूसरा होता है कारावास का प्रोसेस। तो ये दो तरीके का दंड संसद की अवमानना के लिए संसद को पावर है कि वो दो प्रकार का दंड दे सकती है। तो इस तरीके से संसद के कुछ अपने विशेषाधिकार हैं, जो कि अच्छा इसमें से इंपॉर्टेंट केवल यही हिस्सा है, यहीं से सवाल आना होगा तो आ सकता है, इधर से बहुत कम है। अच्छा, पढ़ाते हुए ना अगर कभी कभी मुझसे कोई फैक्ट गलत डिलीवर हो जाए या कुछ चीजें गलती हो जाए तो आप मुझे माफ करना, है ना? क्योंकि बिल्कुल संभावना है कि पढ़ाते वक्त कोई डाटा मेरे मुंह से गलत निकल जाए, कोई आर्टिकल में गलत बोल दूं, तो उसके लिए मुझे माफ करना। और एक चीज करना कि जब भी कोई बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा ये वीडियो देखेगा और वो पढ़ते हुए उसको ऑलरेडी पहले से कोई चीजें मालूम हो और मेरे थ्रू कोई डाटा, कोई फैक्ट या कोई कंसेप्ट गलत डिलीवर हो जाए तो कमेंट में जरूर आप बता देना, ताकि चीजें और लोगों के पास तक गलत ना पहुंचे, वो सुधारी जा सके। फिलहाल प्रयास तो यही रहता है कि गड़बड़ ना हो, गलत ना हो, लेकिन हो सकती है चीजें गलती। तो ये हो गया दल बदल विरोधी अधिनियम और संसद का जो विशेषाधिकार है, संसद की जो अवमानना है। अब इसके बाद एक टॉपिक और खत्म करते हैं हम लोग, संसदीय समितियां समझते हैं, समितियों के बारे में समझते हैं कि समितियां क्या है। अच्छा, ये सारी चीजें संसद की कार्यवाही के अंतर्गत ही आएंगी, है ना? देखो, संसदीय
समितियां, संसदीय समितियां क्या होती हैं? ये समिति बनाई जाती है ना, समितियां समझ पा रहे हैं ना, समिति क्या होती है ना? समिति का मतलब हो गया कुछ चुने हुए लोगों का एक समूह, ठीक है, जो कोई खास काम के लिए चुना जाता है, उन्हें कहते हैं समिति, ठीक है। सभा और समिति में आप लोगों ने बहुत छोटी कक्षाओं में 8-9 में अंतर पढ़ा होगा, है ना? तो समितियां समझते हैं, संसदीय समितियां क्या होती हैं? देखो, संसदीय समितियां जो है ये आर्टिकल 118 जो है, जो संसद की कार्यवाही है, उसी से संबंधित ये समितियां होती हैं। तो समितियों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक को हम लोग कहते हैं तदर्थ समिति और दूसरे को कहते हैं अस्थाई समिति, ठीक है। देखते हैं एक एक को। तो एक को हम लोग कहते हैं तदर्थ समिति और दूसरे को कहते हैं अस्थाई समिति। तो इसके पीछे का क्या कारण है, इसको अस्थाई कह रहे हैं? देखो, तदर्थ समिति जो होती है ना, ये इसका जो कार्यकाल होता है ये निश्चित होता है। तदर्थ समिति का जो कार्यकाल है ये कार्यकाल निश्चित होता है। कार्यकाल कैसा होगा? निश्चित होगा। जबकि अस्थाई समिति जो होती है ये इसका कार्यकाल भी निश्चित होता है, लेकिन ये 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ये इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। ये भी अस्थाई समिति का कार्यकाल जो होता है ये भी निश्चित ही होता है। और इसको ध्यान रखेंगे कि इसका जो गठन किया जाता है ना, ये प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है ना। इसका गठन प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है, यानी प्रति वर्ष करना पड़ेगा, प्रति वर्ष। यानी 1 साल तक एक समिति बनी रहेगी, वो काम करके खत्म हो जाएगी, फिर अगले साल दूसरी समिति बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अस्थाई समिति की ये कहानी होती है। अस्थाई समितियां जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राक्कलन समिति, एक होता है लोक लेखा समिति और एक होता है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। जो तदर्थ समिति होती है, तदर्थ समिति जो होती है, इसमें ध्यान रखेंगे कि इसका जो गठन किया जाता है ना, तो ये बहुत विशेष कार्य के लिए इसका गठन किया जाता है। इसका जब गठन किया जाएगा तो ये विशेष कार्य के लिए गठन किया जाएगा, विशेष कार्य के लिए, ठीक है। तदर्थ समिति का जब भी प्रयोग करते हैं तो ये विशेष कार्य के लिए होता है। और एक चीज ये करता क्या है तदर्थ समिति, तो ये विशिष्ट मामलों की जांच करता है, विशिष्ट मामलों की जांच करता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो हर साल एक समिति बनेगी और ये लोग काम करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बजट वाली चीजें हैं, अब बजट की चीजों पर कितना अनुमान, मतलब अनुमान लगाने का काम करेंगे कि भैया ये बजट है तो इतना पैसा लगेगा, ये काम करना है, ये स्कीम है, उस पर कितना पैसा लगेगा, तो वो एक एस्टिमेट बनाने का ये वाले काम करेंगे हर साल। लेकिन अब उसी बीच मान लेते हैं कोई ऐसी चीजें हुई, कोई घोटाला हो गया, अब उस घोटाले की प्रॉपर जांच करने के लिए तदर्थ समिति का यूज करेंगे हम लोग, जो कि विशिष्ट मामलों की जांच करेगा, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, अस्थाई समिति जो होती है ये 3 प्रकार की समिति होती है। अस्थाई समिति कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होगी। कौन कौन सी होती है? तो अभी मैंने बताया, अस्थाई समिति का पहला प्रकार क्या होता है? प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, ठीक है। दूसरा लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। तीसरा सार्वजनिक उपक्रम समिति, उपक्रम समिति। तो अस्थाई समिति होते हैं 3 प्रकार के, पहला प्राक्कलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति, तीसरा होता है सार्वजनिक उपक्रम की समिति, ठीक। अब ये जो है इनके अंतर्गत, अच्छा ये देखना, ध्यान देना भाई, ये अस्थाई समिति के अंतर्गत एक होती है वित्तीय समिति, ये वित्तीय समिति के भाग होते हैं, ठीक है। अस्थाई समिति में एक समिति होती है जिसे हम लोग कहते हैं वित्तीय समिति, नंबर 1, एक्सक्यूज मी, वित्तीय समिति। तो वित्तीय समिति के ये हिस्से होते हैं। अस्थाई समिति में कौन कौन से भाग होंगे? तो अस्थाई समिति का पहला जो समिति होता है उसे कहते हैं वित्तीय समिति। वित्तीय समिति के ये 3 लोग होते हैं, एक प्राक्कलन समिति होती है, एक लोक लेखा समिति होती है, एक सार्वजनिक उपक्रम होता है। और उसके बाद ये जो अस्थाई समिति होती है
अस्थायी समिति में एक होता है विभागीय समिति। विभागीय समिति, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। अस्थायी समिति में पहली समिति वित्तीय समिति। वित्तीय समिति की 3 समितियां होती है, मतलब वित्तीय समिति 3 प्रकार की होती है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब अस्थायी समिति का दूसरा प्रकार कौन सा है? विभागीय समिति। ठीक है, उसके बाद है जांच समिति। जांच समिति और एक होता है छानबीन समिति। छानबीन समिति है ना। और एक होता है संसद की, मतलब संसद की जो कार्यवाही होती है या संसद की समितियां उसको कह सकते हैं, तो संसदीय समितियां या संसद की समितियां बोलते हैं उसको, संसद की समितियां, ये होती हैं अस्थायी समितियां। तो अस्थायी समितियां कितने प्रकार की? 5। एक वित्तीय, एक विभागीय, एक जांच, एक छानबीन, एक संसद की समिति। वित्तीय समिति के 3 प्रकार, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, और एक वहां पे आपने देखा तदर्थ समिति। चलो, इतना हो गया। अब हम एक एक को पढ़ते हैं।